सलोनी की नई शादी हुई थी और दरवाजे पर सलोनी अपने पति के साथ गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी कि तभी वहाँ पर एक मोटा सा सांप आता है और नीलेश को काट कर चला जाता है। सांप के काटते ही नीलेश की मौत हो जाती है। ये देख अब सब आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उन सभी को देखकर सलोनी की सास कुलवंती सलोनी को ताना कसते हुए कहती है, हे भगवान, हर घर में तो लक्ष्मी आती है, लेकिन मेरे घर में तो राक्षसनी आई है, आते ही मेरे बेटे को खा गई। उसकी बातों को सुन कुलवंती की एक पड़ोसन कहती है, अरे बहन, तू अपनी नई बहू को क्या बोल रही है? उसने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे बहन, उसने ही तो सब कुछ किया है। इसने तो घर में कदम भी नहीं रखे और दरवाजे पर ही मेरे बेटे को खा गई। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही है? जरा घूंघट के पीछे बहू का हाल तो सोच, उस पर क्या बीत रही होगी। शादी को अभी एक दिन भी नहीं हुआ और उसके पति की ऐसे मौत हो गई। अगर तेरे बेटे को सांप काट कर चला गया तो बेचारी की क्या गलती है? हाँ मम्मी, भाभी को अंदर तो बुला लो। कुलवंती कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को ऐसे जाते देखकर मीनू ही अब अपनी भाभी को अंदर लाती है। कुछ समय बाद पड़ोसियों के साथ मिलकर कुलवंती अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करती है, जहाँ नई बहू की मुंह दिखाई होनी थी और नई बहू को सज धज कर सबके सामने बैठना था। तो वही मीनू अपने हाथों में सफेद साड़ी लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, भाभी। सलोनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो वही अब मीनू अपनी भाभी के कंधों पर हाथ रखती है और सलोनी की तरफ देखती है। तो सलोनी अपनी ननद को पकड़कर बहुत जोरों से रोती है और उसको रोता देखकर मीनू कहती है, भाभी खुद को संभालिए, आपको इस तरह टूटना नहीं है। लेकिन ननद जी, मैं तो सुहागन होते ही विधवा हो गई। भाभी, आप हिम्मत से काम लीजिए और ये सफेद साड़ी पहनकर नीचे आ जाइए। पूजा होनी है और उस पूजा में आपका होना जरूरी है। मीनू अब अपनी भाभी सलोनी के हाथ में सफेद साड़ी रखकर चली जाती है। उस सफेद साड़ी को देखकर सलोनी खुद से रोते हुए कहती है, अरे मेरी किस्मत, शादी के बाद लोगों की कितनी तरीके की रस्में होती है, लेकिन मेरी किस्मत में तो। सलोनी अब सफेद साड़ी पहनकर अपने घर के हॉल में आती है और पूजा में बैठ जाती है। और जब पूजा शुरू होती है तभी पीछे से कुछ पड़ोसन आपस में बातें करती हुई कहती है, अरे बहन देखा, नई बहू तो आई है और आज उसकी मुंह दिखाई होनी थी, लेकिन भगवान की लीला तो देखो। बेचारी पूजा में तो बैठी है, लेकिन मुंह दिखाई की नहीं, बल्कि अपने पति की मौत की पूजा में बैठी है। हाँ बहन, सही बोल रही है। सलोनी सबकी बातें सुनकर रह जाती है और कुछ समय बाद सभी औरतें आती हैं और सलोनी के माथे से उसकी बिंदिया, सर से सिंदूर और हाथों से चूड़ियां तोड़ने और उतारने लगती हैं। और ऐसे ही अब सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद सलोनी अपने कमरे में जा रही थी। उसको कमरे में जाता देखकर कुलवंती कहती है, अरे ओ मनहूस, कहाँ जा रही है? अरे घर का काम तेरे माँ बाप करेंगे क्या? पहले तो आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे घर में रानी बनकर इस घर पर राज करने का इरादा है तेरा? पर मम्मी जी। क्या मम्मी जी? जाकर घर के काम कर और सबसे पहले खाना बना दे, भूख लगी है मुझे। सलोनी अब खाना बनाने लगती है। कुछ ही समय बाद खाना बनाकर वो अपनी सास को खिलाती है। उसको देख कुलवंती अपनी बहू सलोनी से कहती है, अरे ओ डायन, तुझे एक चीज बता दूं कि जब किसी औरत का पति मर जाता है तो वो खुद को भगवान की दासी बना देती है। इसलिए अब से तू सुबह सूरज के उगने से पहले खाएगी पिएगी और शाम को सूरज डूबने के बाद ही खाने पीने को हाथ लगाएगी, समझी? जी मम्मी जी। अब सलोनी वहाँ से चली जाती है और यूं ही समय गुजरता है। देखते ही देखते अब सलोनी की शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था। और ऐसे ही एक दिन सलोनी मंदिर में पूजा कर रही थी और भूखे प्यासे रहने की वजह से अब सलोनी को चक्कर आ जाते हैं। वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। वैसे ही वरुण नाम का लड़का उसको अपनी गोद में उठाकर मंदिर के किनारे बिठा देता है और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदे छिड़कता है। और जब सलोनी को होश आता है तब वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी उसके हाथों से पानी को दूर गुस्से में फेंकते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे क्या हो गया? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहोश होकर नीचे गिर गई और आपको बस पानी ही तो पिला रहा हूँ मैं। तुम मुझे पानी नहीं पिला सकते हो, समझे? अरे हद है, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझसे ऐसे ही बोल रही हैं। ये सही है,
भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि एक विधवा सूरज उगने से पहले ही खाना पीना सब कर लेती है और शाम को सूरज डूबने के बाद ही वो कुछ खा सकती है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम तो मुझे आजकल के जमाने की लड़की लग रही थी, लेकिन तुम तो वही पुराने जमाने के रूल को अप्लाई कर रही हो। सलोनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को अब सलोनी के दिमाग में बस वरुण था, तो वहीं वरुण के ख्यालों में सलोनी थी। अब ऐसे ही अगले दिन एक बार फिर सलोनी मंदिर जाती है और एक बार फिर सलोनी को वरुण दिखाई देता है। उसको देखकर अब सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान देख वरुण भी अब उसके पीछे पीछे आने लगता है और दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। धीरे धीरे अब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सलोनी वरुण के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी सलोनी की एक पड़ोसन उसको देख लेती है और उसकी सास को सारी बात बताती है। जिसके बाद जब सलोनी अपने घर आती है तो उसकी सास कहती है, तू तो छुछुंदर निकली, कभी इस घर मुंह मारती है तो कभी उस घर। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर अब कुलवंती अपने बहू को बेहद पीटने लगती है और सलोनी के घर ये सब हंगामा एक लड़का देख लेता है जो कि वरुण का दोस्त था। वो तुरंत सारी बात वरुण को बताता है। फिर क्या था, वरुण अपनी कार्ड निकालता है और सलोनी के घर पहुंचता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, आप सलोनी को नहीं मार सकती हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं वरुण। ऐसे कैसे नहीं आता मैंने तुमसे प्यार किया है सलोनी। मैं तुझे जिंदा जला दूंगी कल मुही। रुक जा, तेरे बाप को बताती हूँ सब कुछ और मैं तेरी बदनामी करवाती हूँ। बस मम्मी जी, अरे मेरी भी जिंदगी है, कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीऊँ। हाँ हाँ, मेरे बेटे को खा गई और अब अपने अरमान पूरे करेगी तू। विधवा होने के बाद भी अपनी जवानी वाली प्यास तेरी पूरी नहीं हुई है ना, जो उसे बुझाने के लिए तू जाएगी। उन सभी के बीच बहस हो रही थी और कुलवंती के इतने कड़वे बोल सुनते ही उसकी बेटी मीनू वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, बस करो माँ, अरे शादी वाले दिन भैया को सांप ने काट लिया तो इसमें भाभी की क्या गलती। तुम उसको जिस तरह से रखती हो वो कोई आरामदायक जिंदगी नहीं बल्कि नरक से भी बदतर जिंदगी थी वो भाभी के लिए। और अगर आज भाभी ने अपना जीवन साथी को चुन लिया तो क्या गलत किया। भाभी आप जाओ, इस विधवा के बंधन को तोड़कर आप शादी कर लो। और वैसे भी इंसान दूसरी शादी तब करता है जब उसका डाइवोर्स होता है या उसका पार्टनर इस दुनिया में ना रहे। और भैया तो अब रहे नहीं, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हैं। तुम सही कह रही हो मीनू, अभी बहू की उम्र ही क्या हुई है। बहू मुझे माफ कर दे, जा बहू, जी ले अपनी जिंदगी। इस तरह अब सलोनी वरुण से शादी कर लेती है और अपनी सास का आशीर्वाद लेकर वरुण के साथ उसके घर चली जाती है और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करती है। मालती एक बहुत ही सुंदर औरत थी। मालती का एक ही बेटा था जिसका नाम था कौशल। कौशल भी अपनी माँ की तरह बड़ा ही रूपवान था। कौशल को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली सुपर्णा नाम की लड़की, जो कि सांवली थी, उससे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन कौशल सुपर्णा से बोलता है, सुपर्णा, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, हम दोनों शादी कर लेंगे। पर तुम एक बार अपनी माँ से बात तो कर लो। तुम तो जानते हो ना कि मेरे सांवले होने की वजह से हर कोई मुझे मना ही कर देता है। वो तो पता ही नहीं है कि कैसे तुम मुझे इतना प्यार कर बैठे हो। अपनी माँ से पूछ लो एक बार। यार माँ से क्या ही पूछना, अब मैं काबिल हो चुका हूँ तो शादी कर लेते हैं ना। और माँ का क्या है, वो 2-4 दिन ड्रामे करेगी, उसके बाद तो एक्सेप्ट कर ही लेगी। और कुछ होगा ना तो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है कौशल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुपर्णा की बात सुनकर कौशल उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही अगले दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कौशल सुपर्णा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। मालती सुपर्णा को अपने बेटे की बीवी के रूप में देखकर कड़कड़ाती बिजली की तरह बोलती है, कौशल ये सब क्या है? माँ मैं जानता हूँ आपको थोड़ा झटका लगा है, लेकिन सुपर्णा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे शादी ही करनी थी तो किसी ढंग की लड़की से करता ना। शक्ल देख जरा इस लड़की की। अरे शक्ल तो फिर भी बाद में देखें, रंग तो देख इस लड़की का। अरे अपना रंग देख, कैसा चमकता चांद है। और इसे देख, अमावस की काली घनी रात। अरे क्या बोलेंगे लोग, गोरी सास की काली बहू।
हाय, यही ताना तो सुनने के लिए मेरा जीवन बचा है क्या? माँ अभी ना कैसी बातें कर रही हो, आज के जमाने की हो, आज के जमाने में जियो ना, पुराने जमाने के रीति रिवाज लेके बैठी रहती हो आप भी। अरे सुपर्णा आप इस घर की बहू है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा आपको कि ये आपकी बहू है। इतना बोलकर कौशल सुपर्णा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वक्त गुजर रहा होता है। सुपर्णा अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम कर रही थी, पर मालती को अब भी पसंद नहीं थी वो। ऐसे ही एक दिन मालती घर पर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी सुपर्णा हाथों में शरबत की ग्लास लिए मालती और उसकी सहेलियों के पास आती है। तभी सहेलियों में बैठी मालती की एक सहेली अनीता बोलती है, तुमने बताया नहीं मालती कि तुमने नई नौकरानी रख ली है? कितनी तनख्वाह लेती है? मुझे भी एक नौकरानी की जरूरत है यार। माफ करिए आंटी जी, लेकिन मैं उनकी नौकरानी नहीं और मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा नाम सुपर्णा है। OMG मालती, तेरी बहू, इतनी गोरी सास की इतनी काली बहू। मालती, तू तो कहती थी कि बहू खुद से भी सुंदर लेके आएगी, तू तो हीरा के सपने दिखा के कोयले से मिलवा रही है। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बेइज्जती करवाओगी क्या? जाओ यहाँ से और काम करो अपना, और दोबारा मेरे सामने मत आना। इतना कहकर मालती सुपर्णा को वहाँ से भगा देती है और बोलती है, मेरे बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे। जिस काली कलूटी से कोर्ट मैरिज करके इस घर में कलंक ले आया। सच कहती हूँ, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है मेरा तो जीवन नरक हो गया। जब जब मैं इसका ये काला चेहरा देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कहाँ मैं इतनी सुंदर और मेरा बेटा बिल्कुल मुझ जैसा, और ये काली। लाइट बंद कर दो तो दिखे ही ना। देख, कल को कहीं पोता या पोती होंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, बिल्कुल जेब्रा के जैसे। वाह मालती, तेरी भी क्या जोड़ी है, गोरी सास और काली बहू की। अनीता की बात सुनकर किटी पार्टी में बैठी हुई मालती की सारी सहेलियां उसका जमकर मजाक बनाती हैं। कुछ देर बाद किटी पार्टी खत्म होती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मालती गुस्से में सुपर्णा को आवाज देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने आने की? मेरी सारी किट्टी पार्टी का मजा खराब कर दिया, और जो मेरी बेइज्जती करवाई वो अलग। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। आपने अपने हाथों से अपनी बेइज्जती करवाई है। आप तो हमेशा ही मेरे रूप की निंदा करती हैं, पर कम से कम लोगों के नजरों में तो मेरी इज्जत करें। बकवास बंद करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लूं? कभी भी नहीं। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाऊं तो लोग मेरा ही मजाक बनाएंगे कि गोरी सास की कितनी काली बहू है। अरे हीरा और कोयला कभी भी एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। कोयला कोयला ही होता है, समझ गई? तुम इस धोखे में कभी मत रहना कि तुम जैसी काली लड़की को मुझ जैसी गोरी सास मिल जाएगी। इतना कहकर मालती पैर थमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। कुछ तो मालती वैसे ही सुपर्णा को उसके रंग की वजह से पसंद नहीं किया करती थी। बची कुची कसर उसके आस पड़ोस वाले ने उसे भड़काकर पूरी कर दी थी, जिस वजह से सुपर्णा कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, पर मालती के लिए वो कभी भी सही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन सुपर्णा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी कौशल उसके पास आता है और उसे रोता हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? होना क्या है, माँ जी को तो अपनी सुंदरता का ना जाने कितना घमंड है। वो हमेशा ही अपने सुंदर होने का और मुझे मेरे काले होने का ताना मारती रहती हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गोरी सास की काली बहू हूँ? मैं तो हर चीज उनके लिए अच्छी ही करती हूँ, पर वो मुझे कभी अपना नहीं मानती। सुपर्णा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कौशल सुपर्णा को गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। सुपर्णा बहुत अच्छे से सारा घर साफ करती है और पूरे घर की एकदम अच्छे से सजावट करती है। तभी वो देखती है कि मालती हाथों में फेशियल किट लिए हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी सुपर्णा अपनी सास को रोकते हुए बोलती है, माँ जी आप फेशियल करवाने जा रही हैं? तुमसे मतलब? माँ जी अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी लेकर चलिए ना, मैं भी अपना ब्लीच और फेशियल करवा लूंगी। वैसे भी दिवाली की सफाई में काफी डस्ट जम गया है फेस पर। सुपर्णा की बात सुनकर मालती जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, लगता है घर की सफाई के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की भी सफाई हो गई। एक बात बताओ, भैंस को जितना मर्जी नहला लो वो काली की काली ही रहती है, इसीलिए तुम कितना भी फेशियल ब्लीच कर लो रहोगी तो काली की काली ही। तुम कभी भी अपनी सास का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे ही मालती इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक सस्ते से पार्लर वाली घर पर आती है और मालती का ब्लीच फेशियल करना शुरू कर देती है।
करीबन 1-2 घंटे के बाद पार्लर वाली चली जाती है और मालती अपने कमरे में आराम करने लगती है। तो वो अपना चेहरा शीशे में देखकर जोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा बहुत बुरे तरीके से सूजा हुआ था, साथ ही उसके चेहरे पर मोटे मोटे गंदे दाने निकल आए थे। अपनी सास की आवाज सुनकर सुपर्णा भागकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके चेहरे की हालत देखकर बोलती है, ये सब कैसे हो गया? आपका चेहरा, ये इतने सारे दाने कैसे माँ जी? आपने कल फेशियल करवाया था ना, ठीक से चेक नहीं किया था क्या आपने? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कैसे हो गया मेरा सुंदर चेहरा खराब? ऐसे ही बोलते बोलते मालती बेहोश हो जाती है। अपने चेहरे का ये हाल देखकर मालती को काफी गहरा सदमा लगता है। सुपर्णा जल्दी से अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है। होश में आने पर मालती रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो गया? कहाँ मुझे चांद जैसा चमकना था। जरूर मेरी बहू की बद्दुआ ही लगी होगी। मेरे चेहरे पर वही जलती थी। मालती इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ से सुपर्णा पार्लर वाली के साथ आती है और बोलती है, आपके इस चेहरे की वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि आपकी वो पार्लर वाली है जिसपे आपने अंधा भरोसा कर इतने पैसे दिए और अपना फेशियल करवाया, जिसके प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं थे। एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हैं उसने, जिससे आपका चेहरा का ये हाल हुआ है। अपनी बहू पे तो जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर वालों पे तो आपको पूरा भरोसा है। अब आपने खुद का हाल देखा है क्या कर लिया है। सुपर्णा के बोलने के बाद वो पार्लर वाली खुद अपने मुंह से सारा सच बयां करती है कि किस तरह ब्लीच करवाते वक्त मालती की बंद आंखें थी तो उसने प्रोडक्ट्स की हेरा फेरी कर दी थी। पार्लर वाली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी बहू बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। कुछ देर बाद सुपर्णा मालती को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद सुपर्णा मालती के चेहरे पर होम रेडीमेड बनाकर लगाना शुरू कर देती है। बीते दिनों के साथ उसकी सास का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद से उसकी सास अपनी बहू से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। शकुंतला सुबह सुबह जब अपने आंगन में उठकर बैठती है, तभी वो अपने पैर के पास खून देखती है और चिल्लाने लगती है, खून खून बहू खून, अरे कहाँ हो सब? घर में किसी का खून हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर शकुंतला के बेटे बहू आंगन में आते हैं और देखते हैं शकुंतला खून खून चिल्ला रही है। तभी सीमा, जो कि पान खा रही थी, वो आंगन में ही पान थूक कर कहती है, अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? ये तो मेरा पान का लाल रंग है जिसे आप खून समझ बैठी हो। अरे राम रे राम, तेरे पान खाने की आदत ने तो हमें गरीबों से भी गरीब बना दिया है। माँ जी मेरा पान मेरी दिक्कत, और रही बात पान की, तो आप लोग पहले से ही गरीब हो, इसमें मेरे पान की क्या गलती है? अरे अमीर तो मेरा घर तब होगा ना जब तू ये आदत छोड़ेगी। मेरा बेटा आज तक एक कसेली भी नहीं खाता, लेकिन तू न जाने क्या क्या खाती रहती है। तूने तो मेरी नाक कटवा रखी है। सीमा को पान खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। जब भी उसे किसी भी सामान के लिए पैसे दिए जाते, वो सामान बेशक कम लाती, लेकिन अपने पान के लिए पैसे बचा लिया करती, जिस कारण शकुंतला और सीमा में आए दिन कलेश होता। लेकिन सीमा कलेश के बाद भी पान खाकर खुश रहती। एक रोज शकुंतला के मोहल्ले में एक आदमी आता है जो सफेद कमीज ब्लैक पैंट में था और उसके हाथ में कई सारे सर्फ के पैकेट होते हैं। आओ आओ आओ, भाइयों बहनों, अंकल चाचा चाची ताऊ नानी फूफा फापी, जो भी है सब आओ और देखिए मेरे सर्फ का कमाल। ये देखिए, इस बाल्टी में एक गंदा कपड़ा जाएगा और जब ये निकलेगा तो महीने तक ये साफ ही नजर आएगा। अरे क्या बेच रहा है तू? ये तो मुझे सरफ लग रहा है। क्या बात है, आजकल सरफ भी लोग ना जाने कैसे बेचने लग गए। अरे काकी, इस सर्फ का इस्तेमाल करके आप एक बार कपड़े धोगी ना तो महीने तक चलेगा, ना धूल टिकेगी ना मिट्टी टिकेगी, और तो और इसमें से खुशबू कभी जाएगी नहीं। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज से मोहल्ले में लोग बाहर आते हैं। साथ ही शकुंतला और उसकी बहू सीमा भी घर से बाहर आती हैं। तो दोस्तों, तो आ गया है आपके मोहल्ले में चमकदार सफेदी लाने वाला सर्फ। अरे क्या बात है, 1 महीने तक सफेदी रहेगी और खुशबू भी, फिर तो ये सर्फ लेना ही होगा। अरे बहन जी बिल्कुल ले लीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। वैसे गहरे से गहरा दाग ना ये पल भर में निकाल देगा। ये सर्फ ना नंबर 1 है। सीमा पान खाते हुए उस आदमी से बातें कर रही होती है। वहीं शकुंतला और विमला सर्फ को देखते हुए बातें कर रही थी। तभी सीमा पान उस आदमी के शर्ट पर थूक देती है। अब वो सफेद शर्ट लाल धब्बेदार हो जाती है
और मोहल्ले के लोग बड़े ही हैरानी से सीमा को देखने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप जरा इस सर्फ का प्रचार कीजिए और बताइए लोगों को, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास कीजिए। चलिए चलिए, अब जरा इस सफेद कमीज पर दाग हटा के दिखाइए। अरे बहन जी, क्या कर दिया आपने? मेरी कमीज पे क्यों थूक दिया? ये अच्छा नहीं किया आपने। अरे तू ही तो भी कह रहा था कि गहरे से गहरा दाग छुड़ाए, तो ले अब साफ कर अपनी कमीज। अरे बहन जी, आपके पास कम दिमाग है क्या? महंगे से महंगा सर्फ भी ना ये पान का थूका हुआ दाग ना हटा नहीं पाता है, और आप मुझे कह रही हो कि मैं ये हटाऊं? अरे 10,000 की तनख्वाह में पान के दाग छुड़ाने बैठ जाऊं? मान गए ना कि आप इस दाग को नहीं छुड़ा सकते हैं। अरे चलिए निकलिए। अरे भाई साहब, अब निकलते हो या दोबारा थूक दो आपकी कमीज पे? वो आदमी भी सीमा की बातें सुनकर वहाँ से भाग निकलता है और सारे मोहल्ले वाले शकुंतला की बहू का और शकुंतला का मजाक बना रहे होते हैं। अरे देख रही है ना तू शकुंतला, तेरी बहू के पान खाने के कितने फायदे हैं। अभी तो वो सरफ वाला हमें लूट ही लेता, लेकिन तेरी बहू के पान ने तो कमाल कर दिया। हाँ ठीक है, अब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे तो मेरी बहू के पान खाने पर बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन तेरी बहू भी कौन सा कम है। कल ही उसे मैंने सुरती खाते देखा था। अरे धत, कैसी बातें करती है तू? वो तो मैं खाती हूँ, वो नहीं। बस यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से। जब खुद का ना दिखे तो दूसरों पर भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, समझी ना? शकुंतला को अपनी बहू की आदत पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब वो घर में जाती है और अपनी बहू को खूब सुनाती है, लेकिन सीमा को अपनी सास की बातों में कोई फर्क नहीं लगता। अब देर शाम शकुंतला का बेटा काम से घर आता है और अपनी माँ को पैसे देता है। चलिए कुछ पैसे मैं जमींदार को दे दूंगी ताकि उसका मुंह तो बंद हो जाए। अरे माँ जी, इतना कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी? अरे जरूरत तो थी बहू, अब अपनी बेटी की शादी की है तो उसे कुछ दूं भी नहीं क्या? हाँ, बेटियों की शादी की कर्ज तले माँ बाप को तो दबना ही पड़ता है। लेकिन मैं तेरे कर्ज तले दब रही हूँ बहू। कल मुझे पान वाला मिला था और वो कह रहा था कि उसके तूने 5,000 सिर्फ पान के उधार कर रखे हैं। अब तू कहे तो उस पान वाले को अपनी ये जमीन दे दूं ताकि वो तुझे सारी जिंदगी पान खिलाता रहे। अरे क्या बात है माँ जी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं। बेशक आपकी जुबान कभी कभी फिसल जाती है, लेकिन सच कहूँ आप जैसी सास तो भगवान सभी को दे। आखिरी बार बहू, तुझे कह रही हूँ कि तू ये पान खाना छोड़ दे, वरना मैं तुझे अपने बेटे और इस घर से निकाल दूंगी। फिर बैठी रही हो सारी जिंदगी अपने बाप के घर पर। लोग कहते हैं बहू बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन तू तो लक्ष्मी को भी यहाँ से भगा चुकी है। माँ जी, आप मेरे पान खाने के लिए मुझे इतना सुना रही हैं। सीमा को अब भी अपनी सास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इतना कलेश होने के बाद भी वो पान खाने पहुंच जाती है। लेकिन जब सीमा पान लेने जाती है तो पान वाला सीमा से कहता है, बहुरिया, शकुंतला बहन ने तुम्हें उधार पान देने से मना कर दिया है, और वैसे भी तुम्हारे पिछले 5,000 तुमने अभी तक दिए नहीं है मुझे। वो दे दो तब खाना पान, वरना मैं पान नहीं दे सकता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो काका आप? पान का पैसा तो मैं अभी लाकर दे दूंगी, आप चलाइए खाता और उधारों में ही होने दीजिए। 5-10 हजार रुपए तो हो ही जाएंगे। अरे नहीं बहुरिया, ऐसे कैसे चलेगा? अभी आप पान दे दो काका, माँ जी ने पहले दिमाग बहुत गर्म कर रखा है। अरे वो के लिए ना पैसा लगेगा। बस बहुत हुआ, अभी मैं आपके मुंह पर पैसा लाकर मारती हूँ और एडवांस पैसे भी देकर जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई पान खाने से रोक नहीं सकता। अब सीमा घर जाती है और कुछ पैसे लेकर आती है और पान वाले को देकर कहती है, ये रहे आपके पैसे। अब आपने मुझे अगर पान खाने के लिए रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जल्दी से पान दीजिए। अरे क्या बात है बहुरिया, शकुंतला तो गरीब नाम की है। देखो तो जरा, पान पे कितना पैसा बर्बाद कर दिया। रुतबा है रुतबा, और गरीब होते हुए भी पान पे इतना खर्चा करना ना किसी के बस की बात नहीं है। अरे मानना पड़ेगा बहुरिया, ये ले 2 पान खा तू, एक पान तेरे पैसों का और एक पान मेरी तरफ से। इधर शकुंतला के घर जमींदार के आदमी पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं और शकुंतला को पैसे कहीं मिल नहीं रहे होते और जमींदार के आदमी भी शकुंतला के घर का सामान फेंकने लग जाते हैं। अब सीमा भी पान की दुकान से आ ही रही होती है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? माँ जी आप इन्हें रोकते क्यों नहीं है? अबे ओए रुक जा, लगाऊं 4 डंडा?
दिमाग हो जाएगा ठंडा। अरे बहू, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और तो और ये पैसे ना मिलने पर सामान फेंक रहे हैं। अरे माँ जी, वो तो मैं भूल ही गई। जो आपने तिजोरी में पैसे रखे थे ना, वो जमींदार को ही देने थे। तो तूने वो पैसे लिए? ला, पैसे वो दे दे मुझे ताकि मैं इनको भगाऊं यहाँ से। लेकिन वो पैसे तो मैं भी पान वाले को देकर आई हूँ। वो पिछली उधारी थी ना, तो वही वो धमकाने लग रहा था मुझे, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे बहू, तूने तो गरीबी में मेरी जान ले रखी है। ये क्या किया तूने बहू? जमींदार के आदमी भी शकुंतला के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और सामानों को तोड़ फोड़ देते हैं। ये सब देखकर सीमा को भी बहुत पछतावा होता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया, और उस दिन के बाद से सीमा पान खाने की अपनी आदत में सुधार लाती है।